नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 7 का सेट 8 करते हैं, जो कि है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। इसके हम लोग इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी? तो डॉक्टर अंबेडकर के अलावा जो प्रारूप समिति थे, तो किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी? जिनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को चुना गया, तो डीपी खेतान की मृत्यु जो थी वो 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मोहर सील पर किसका प्रतीक चिन्ह था? तो किसका था? तो हाथी का था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1945 में गठित सप्रू समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? तो सप्रू समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? तो मौलिक अधिकारों को वाद योग और गैर वाद योग में विभाजित करना। क्या करना? तो मौलिक अधिकारों को वाद योग और गैर वाद योग में विभाजित करना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सचिव यानी सेक्रेटरी कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव जो थे वो HVR अयंगर थे। कौन थे? तो HVR अयंगर थे। अगला प्रश्न है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुए? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि जो थे वो संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुए। अगला प्रश्न है, संविधान के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने काम के लिए क्या पारिश्रमिक लिया था? तो कुछ नहीं लिए थे। उन्होंने केवल संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम और अंतिम पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखने की शर्त रखी थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस का उल्लेख संविधान में किन दो स्थानों पर मिलता है? यह प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSPs में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया? तो किस मामले में? तो KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(5) निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 93rd यानी कि 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, सामान्य नागरिक संहिता UCC पर संविधान सभा में सबसे जोरदार वकालत किसने की थी? तो KM मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने की थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को 44वें संशोधन द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल में भी? तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। अगला प्रश्न है, DK बसु दिशा निर्देश किससे संबंधित है? तो DK बसु दिशा निर्देश जो है वो हिरासत में या गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, यानी कि हिरासत में हिंसा रोकने हेतु। कौन सा? तो DK बसु दिशा निर्देश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा
प्रस्तावित और अनुसमर्थित होना चाहिए। तो कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थन के द्वारा प्रस्तावित और अनुसमर्थित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें उन्मुक्ति यानी कि इम्यूनिटी प्राप्त है। किनको? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 75 थर्ड के तहत है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी? तो रामनाथ कोविंद ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने वंचित या कमजोर वर्ग शब्द को प्राथमिकता दी। किसको? तो वंचित या कमजोर वर्ग शब्द को प्राथमिकता दी। याद रखना है कि आधिकारिक रूप से सरकार ने अनुसूचित जाति शब्द को सही माना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान दिल्ली यानी कि एनसीटी के लिए क्या है? तो दिल्ली के लिए यह जो है वो 10% है, अनुच्छेद 239 AA के तहत। अगला प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति जो है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सीट रिक्त घोषित की जा सकती है यदि वह बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे? तो 60 दिनों तक यदि संसद बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वह रिक्त घोषित की जा सकती है। गणना में 4 दिनों से अधिक के स्थान को नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, नियम 377 लोकसभा में क्या है? तो नियम 377 जो है वे मामले जो प्रश्नकाल या किसी अन्य नियम के तहत नहीं उठाए जा सकते उन्हें इसके तहत उठाया जाता है। किसके तहत? तो नियम 377 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है या नहीं? तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, वह केवल सिफारिश कर सकती। क्या? तो वह केवल सिफारिश कर सकती है। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज मुख्य रूप से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संसदीय विशेषाधिकार जो है यह ब्रिटेन यानी कि यूके के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, क्या संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है? तो वह नहीं, यानी कि अध्यक्ष बनने के लिए उसे सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। क्या? तो अध्यक्ष बनने के लिए उसे सदन का जो सदस्य है वो होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संसद की किस समिति में सरकार का कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है? तो प्राक्कलन समिति दैट मीन्स एस्टिमेट्स कमेटी और लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री जो है वह सदस्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का उल्लेख नियमों में कहाँ है? तो नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के निर्देश पर सरकार द्वारा बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है। अगला प्रश्न है, अवमानना की शक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसे दंडित कर सकता है? तो अवमानना की शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वह स्वयं की अवमानना और उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए भी
दंडित कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 141 क्या स्थापित करता है? तो 141 स्थापित करता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून जो है वो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगला प्रश्न है, किस मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका को एक पत्र यानी कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से स्वीकार करने की प्रथा शुरू की? तो पीएन भगवती ने। किसने? तो पीएन भगवती ने। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में एसपी गुप्ता केस फर्स्ट जजेज केस 1981 ने क्या निर्णय दिया था? तो कार्यपालिका यानी सरकार की प्रधानता को स्वीकार किया, जिसे बाद में यानी कि 1993 में पलट दिया गया। अगला प्रश्न है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किस वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ था? यह 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ था। किसका? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 145 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार है? तो नहीं है, यह राष्ट्रपति का अधिकार है। हालांकि राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन विधानसभा में कब समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा को कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है? तो विशेष बहुमत से यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करना होता है, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है वो पारित करना होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना है? तो वह 25 वर्ष है। फ्लोर टेस्ट का आदेश देने का राज्यपाल का अधिकार किस केस में स्पष्ट किया गया? तो एसआर बोम्मई केस और नबाम रेबिया केस के तहत स्पष्ट किया गया। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूरी पावर्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किसके पास है? तो रेसिड्यूरी पावर्स जो है वह राज्यों के पास हैं। वहीं भारत और कनाडा के विपरीत, यानी भारत और कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र के पास है। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची की किस सूची में पुलिस और लोक व्यवस्था शामिल है? तो राज्य सूची में पुलिस और लोक व्यवस्था जो है शामिल है। अगला प्रश्न है, जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संविधान में किस तंत्र का उल्लेख है? तो जीएसटी परिषद स्वयं विवाद निवारण तंत्र स्थापित करेगी अनुच्छेद 279A के तहत। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने राज्यपाल के पद को स्वतंत्र संवैधानिक पद बताया जो केंद्र के अधीन नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक 1979 ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत ट्रिब्यूनल का निर्णय कैसा होता है? तो ट्रिब्यूनल का निर्णय जो होता है अंतिम और बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, हालांकि अनुच्छेद 136 के तहत अपील की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति किसे है? तो केवल क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स को, जिसमें से सशस्त्र बल आदि के नौजवान आते हैं। आम जनता या एनआरआई को नहीं है। कौन सा? तो प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति। अगला प्रश्न है, किस समिति ने राजनीतिक दलों के खातों के अनिवार्य ऑडिट की सिफारिश की थी? तो वेंकट चलैया आयोग ने राजनीतिक दलों के खातों के अनिवार्य ऑडिट की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, स्वीप का पूर्ण रूप क्या है? तो
तो स्वीप का पूर्ण रूप है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। क्या है? तो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस वर्ष पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी? तो 1989 में चुनाव से ठीक पहले 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित थी। यह प्रावधान मूल संविधान में कितने वर्षों के लिए था? तो केवल 10 वर्षों के लिए था, जिसे बार बार बढ़ाया गया और 2020 में समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का पालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। 1994 के चुनावों के संदर्भ में याद रखना है कि अधिनियम पारित करने में कर्नाटक अग्रणीय था। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का 4/5 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की गणपूर्ति यानी कोरम कौन निर्धारित करता है? तो राज्य विधानमंडल जो है वो करते हैं। प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकता है यह। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड समिति का गठन किस जनसंख्या सीमा पर अनिवार्य है? तो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या पर अनिवार्य है। किसका? तो वार्ड समिति का गठन। अगला प्रश्न है, क्या क्षेत्रीय परिषदें यानी कि जोनल काउंसिल संवैधानिक निकाय है? तो नहीं, यह वैधानिक निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये गठित है। कौन सा? तो जोनल काउंसिल्स। अगला प्रश्न है, भारत का मानवाधिकार आयोग NHRC किस पेरिस सिद्धांत पर आधारित है? यह 1991 के पेरिस सिद्धांत यानी कि मानवाधिकार संस्थाओं की स्वायत्तता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, CAG की रिपोर्ट संसद की किस समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक होती है? यह लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो CIC जो है ये कार्मिक मंत्रालय यानी कि DOPT के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां कब होती है? जब वह किसी शिकायत की जांच कर रहा हो। जब वह किसी शिकायत की जांच कर रहा हो तब NCSC के पास दीवानी अदालत की शक्तियां होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन यानी दल बदल में किस एक दशा में दल बदल को वैध माना गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया? यदि 1/3 सदस्य अलग होते हैं, इसको वैध माना गया था। 91st संविधान संशोधन ने इसे समाप्त कर 2/3 विलय का नियम बनाया। अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी को देश के किसी विशेष भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द अनुच्छेद 19(1)(c) में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज समितियां जो है यह 97th संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 371H किस राज्य के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व देता है? यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व देता है। किसके लिए? तो कानून और व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए 9वीं अनुसूची का निर्माण किस संशोधन द्वारा किया गया? तो प्रथम संशोधन 1951 के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल कितना होता है? तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वरिष्ठतम सिविल सेवक होता है, लेकिन सरकार विस्तार दे सकती है। किसको? तो कैबिनेट सचिव को।
अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में मतदान के दौरान यदि सरकार हार जाए तो क्या होता है? तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। किसको? तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लेम डक सत्र में लेम डक किसे कहा जाता है? तो वे सांसद जो अगली लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उन्हें लेम डक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 का अपवाद कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 361 जो है वह विधि के समक्ष समता का अपवाद है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल और अनुच्छेद 105 और 109 संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेफरेंडम या जनमत संग्रह का प्रावधान संविधान में है? तो नहीं है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इस उपकरण का प्रावधान जो है वह नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो सबसे प्रभावी साधन है संसदीय समितियां, अधीनस्थ विधान समिति। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टी शब्द का उल्लेख संविधान के मूल पाठ में था? तो नहीं। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में पहली बार शामिल किया गया। कौन सा? तो पॉलिटिकल पार्टी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो NIC का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में सत्य यानी ट्रूथ को एक रक्षा यानी डिफेंस के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 2006 के संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से मुकदमों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 300 के तहत। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार गिरा सकती है? तो नहीं। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसे नहीं लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्हिप का उल्लंघन करने पर दल बदल कानून लागू होता है सिवाय किस स्थिति के? तो राष्ट्रपति चुनाव में। यहाँ व्हिप लागू नहीं होता है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आधार अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने मनी बिल के रूप में सही माना, लेकिन किस प्रावधान को रद्द किया? तो निजी कंपनियों द्वारा आधार अनिवार्य करने के प्रावधान को धारा 57 के तहत इसे रद्द किया। अगला प्रश्न है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी का कार्यकाल कब तक है? तो 2018 से 2027 तक है। दूसरा कार्यकाल जो है इनका चल रहा है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की अलग अलग विशेष सहमति आवश्यक है अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रतिष्ठित न्यायविद को कौन नामित करता है? तो प्रतिष्ठित न्यायविद को कौन नामित करता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और CJI जो है वो नामित करते हैं और बाकी 4 सदस्य और होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक है कम से कम 3 बार होनी चाहिए, परंपरा और जनादेश के अनुसार। अगला प्रश्न है, केलकर आयोग 1953 के बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल आयोग कब गठित हुआ? तो मंडल आयोग 1979 यानी कि 1979 में यह गठित हुआ।
अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग के अनुसार राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्मा समिति 2013 का गठन किस घटना के बाद हुआ? तो निर्भया कांड के घटना के बाद वर्मा समिति का गठन हुआ आपराधिक कानून में संशोधन के लिए। अगला प्रश्न है, रंगनाथ मिश्र आयोग का संबंध किससे था? तो रंगनाथ मिश्र आयोग का जो संबंध था वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण से था। किससे? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण से था। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने किस भाषा के फॉर्मूले को लागू करने पर जोर दिया? तो त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला को लागू करने पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल को किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? तो संसद में प्रश्नकाल को 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान मानसून सत्र में निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, शून्यकाल यानी कि 0 आवर का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कब शामिल हुआ? तो 0 आवर का जो उल्लेख है यह अभी भी नियमों और औपचारिक रूप से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले ई कैबिनेट प्रणाली लागू की? तो हिमाचल प्रदेश ने लागू की। किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर किस मंत्रालय की पहल है? तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैटी की पहल है। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया? तो डिजिटल संसद ऐप जो है यह जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 2023 में संसद की नई इमारत का उद्घाटन किस तारीख को हुआ? ये 28 मई 2023 को हुआ। कब? तो 28 मई 2023 को हुआ। अगला प्रश्न है, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो लोकसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय मयूर पक्षी। क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर। अगला प्रश्न है, नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल। क्या है? तो राज्यसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला प्रश्न है, नई संसद में स्थापित सेंगोल किस साम्राज्य की परंपरा का प्रतीक है? तो यह चोल साम्राज्य की परंपरा का प्रतीक है, यानी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। कौन? तो सेंगोल। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि महिला आरक्षण से संबंधित है लोकसभा में कितने मतों से पारित हुआ? तो 454 पक्ष में और 2 विपक्ष में। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक जो 128वां संशोधन विधेयक था कब तक लागू होने की संभावना है? तो अगली जनगणना और परिसीमन के बाद। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे वह वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो थे वह जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में है जो कि 2019 में बनी। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और जिस भी ग्रुप या चैनल से जुड़े हुए हैं उस पर इसको शेयर कीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल में नए विजिट करते हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप झार शिक्षा में मिल जाएगा और इसके साथ हमारे ऐप पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट
वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ऐप, टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।